हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। तो जैसा आपको पता कि आज है 23 अप्रैल, ठीक है। और आज है संडे। तो संडे को हम लोग हमेशा रिवीजन करते हैं। तो मैं यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा आपको वीकली करंट अफेयर का, ठीक है। पूरे हफ्ते में क्या न्यूज घटित हुई थी उनको मैं यहाँ पे फटाफट बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक की ये न्यूज रहेगी। तो ये देर न करते हुए शुरू करते उससे पहले, अगर आपको चैनल्स पे वीडियो जो मैं डालता हूँ अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है आपको, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला न्यूज है, 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ओके। इन्वेस्ट इन आवर, देखिए इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये अर्थ डे जो पृथ्वी दिवस मनाया गया 2023 का, उसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम और कुछ जैसे थीम की बात करें, जैसे कि 22 मार्च को, ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है। और उसकी थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज, ओके। और ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, जो आने वाला 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और उसकी थीम रहेगी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओके। तो आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यूएस इमर्स एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर पूछे भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन था, तो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। और देखिए 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। और 17 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि फ्रैंक स्नेबल, जो डॉक्टर फ्रैंक स्नेबल हैं, उनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल को, इसलिए उनकी याद में ये 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और हीमोफीलिया के संदर्भ में उन्होंने बहुत ही सारा योगदान किया था, उसकी खोज किया था कैसे होता है, इसका निवारण क्या है, इसलिए उनको इतना सम्मान दिया जाता है। अगर हीमोफीलिया की बात करें यहाँ पे, तो देखिए एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो होती है, अगर उसमें चोट लगती है तो ये कटता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्लॉटिंग हो जाती है और व्यक्ति हेल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जिसको हीमोफीलिया है, अगर उसको चोट लगती है और वहाँ पे कटिंग होता है, तो ये देखिए जल्दी से वो कटिंग यानी सही नहीं होता, यानी कि वहाँ पे जो खून का जो क्लॉटिंग है, थक्का है, वो जल्दी बनता नहीं है हीमोफीलिया में। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति का खून स्रावित होने लगता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सूडान के, जैसे अभी देखिए सूडान में वहाँ पे एक तरह से झड़प हो रही है, किसके बीच, आर्मी और अर्ध आर्मी। कहने का मतलब जो अर्ध सैनिक बल है यानी कि पैरा, ठीक है, पैरा सैनिक बल जो है और जो आर्मी है, उनके बीच झड़प चल रही है, ठीक है, सूडान में। तो ये रहा मैप में सूडान, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है और यहाँ पे सूडान दिख रहा है आपको, ठीक है। इधर आपको नॉर्थ सूडान दिखेगा, इधर साउथ सूडान दिखेगा, इन दोनों के बीच ये झड़प चल रही है, तो आप इसकी लोकेशन याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका अगला न्यूज़ था कि एक वायरस था जो चर्चा में था, जिसका नाम था एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, जिसे EBV भी कहा जाता है, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉन क्लीवेलैंड ने बताया कि ये वायरस जीनोमिक खामियों के जरिए ल्यूकेमिया पैदा करता है। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। तो ये ल्यूकेमिया पैदा करता है जो कैंसर का कारक हो सकता है, ठीक है। और ये कैंसर कैसे फैलता है, इसमें बताया गया है कि जैसे कि अगर आप कोई भी जूठा लिक्विड किसी का खाते हैं पीते हैं, उससे भी फैल सकता है, ठीक है। ये मुख्यतः लार में पाया जाता है। अगर आप किस करते हैं, ठीक है, या फिर किसी जूठा पेय पदार्थ का सेवन करते हैं, तो ये फैलता है उससे, ठीक है। ये एक तरह से ट्रांसमिशन होता है इसका, संचारी रोग टाइप का ये वायरस फैलता है और जिससे कैंसर होता है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपका अगला न्यूज है कि अभी हाल ही में यहाँ पे देखिए वाराणसी में, ठीक है, एक मीटिंग हुई है एग्रीकल्चर चीफ की, जो कृषि संबंधित जो मुख्य वैज्ञानिक है उनकी मीटिंग हुई है और ये पहली बार हुआ है, तो वाराणसी में ही हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है 2023 में, ओके।
और इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन जो अपना है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वहाँ पे PTPNER योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि उत्तर पूर्वी जो भारत, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबलाइज्ड किया जाएगा, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो उससे संबंधित है PTP, ठीक है, NER योजना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आपका अगला न्यूज़ है कि राष्ट्रपति 18 से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी और वो रहीं भी। ठीक है, आज 23 अप्रैल है, तो वहाँ पे इन्होंने ट्यूलिप गार्डन का भी उद्घाटन किया। ट्यूलिप गार्डन का भी उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे राष्ट्रपति आवास है। ठीक है, राष्ट्रपति आवास भी वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में ही नहीं, वहाँ पे भी है। वहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है, उसका उद्घाटन कर दिया गया और अप्रैल में वो आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ओके, अभी न्यूज़ आ रही थी कि एस जयशंकर जी, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी कि वहाँ के जो अफ्रीका के देश है वहाँ पे ये गए हैं दौरे पे। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने मोजाम्बिक में बूजी पुल, पूछे कि बूजी पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया एस जयशंकर जी ने, जो विदेश मंत्री अपने, तो बूजी पुल का उद्घाटन इन्होंने मोजाम्बिक में किया। ठीक है, और वहाँ पे ये ट्रेन में यात्रा भी की है। ठीक है, भारत द्वारा जो निर्मित वहाँ पे ट्रेन है जो चल रही है उसकी उसमें वो ये यात्रा भी करते हैं। ठीक है, इसलिए चर्चा में थे। अगर मैं बताऊं तो ये देखिए, ये गए थे आपका मोजाम्बिक। ओके, ये गए थे मोजाम्बिक जिसकी राजधानी है मापुटो, और ये गए थे युगांडा जिसकी राजधानी है कंपाला। ठीक है, और ये गए थे इथियोपिया जिसकी राजधानी है अदिस अबाबा। ओके, नेक्स्ट, यह है पद्म अवार्ड विजेता हैं, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, जिनका नाम है प्रेमजीत बारिया। इनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी हाल ही में कहा था कि पद्मश्री से पुरस्कार सम्मानित श्री प्रेमजीत बारिया द्वारा प्रस्तुत कलाकृतियों को इन्होंने साझा किया और कहा कि ये एक अमूल्य कलाकृति है। ये अपने कलाकृति में क्या किए थे, जो दादर नगर हवेली है एंड दमन दीव है, उसके कुछ टूरिस्ट जो प्लेसेज हैं उनके बारे में ये बताए थे। तो नरेंद्र मोदी जी यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी इनका जिक्र किए थे, तो इसलिए प्रेमजीत बारिया का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वानसोई की महिलाओं को पहली बार मोरंग में प्रवेश करने की अनुमति मिली। ठीक है, तो मोरंग में प्रवेश करने की अनुमति मिली, तो ये मोरंग क्या है? ठीक है, तो मोरंग एक सामाजिक संस्था है जहाँ अविवाहित जो नागा पुरुष होते हैं वो जाते हैं, वहाँ पे जो बुजुर्ग पुरुष होते हैं वो उनको संगीत गीत, ठीक है, लकड़ी पे नक्काशी कैसे करनी है, आने वाले जीवन में कैसे आपको रहना है, कैसे सोशल लाइफ व्यतीत करना है, ये सब वहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, लेकिन पहली बार अब यहाँ पे महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है। ठीक है, अगली न्यूज है, अगर पूछे सबसे बिगेस्ट रॉकेट कौन सा है, रॉकेट लॉन्चर कौन सा है, तो वो है एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप। ठीक है, स्टारशिप सबसे बड़ा रॉकेट है। ठीक है, और एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है, इसका भी ध्यान रखेंगे, USA की है। अगला न्यूज है कि 19 साल की हैं अभी नंदिनी गुप्ता जी, जो राजस्थान की हैं। ठीक है, नंदिनी गुप्ता राजस्थान की हैं। इन्होंने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। जो मिस इंडिया की 2023 का खिताब जीतता है, ठीक है, वही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भागीदारी लेता है। ठीक है, तो UAE में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाली है तो नंदिनी गुप्ता वहाँ पे अब भागीदारी करेंगी। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है, वो कब मनाया गया आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाएगा पंचायती राज दिवस, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ठीक है, तो अगर मैं सिविल सेवा दिवस की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन सर्वाधिक सुधार कॉर्नवालिस द्वारा इसमें किया गया था, इसलिए कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर 21 अप्रैल 1947 की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अपने संबोधन में
सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, ठीक है। और 21 अप्रैल 2006 को एक पहला संबोधन हुआ था, 21 अप्रैल 2006 को सिविल सेवकों का। तब से जाके 21 अप्रैल को ही, ठीक है, सिविल सेवक दिवस मनाया जाने लगा। किस राज्य में देश का पहला पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया गया, ठीक है। तो पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया गया किस राज्य में पहला, तो तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। ओके। जो भारत सरकार ने अप्रूव किया था 2022-23 के बजट में कि 7 पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके तहत पहला पीएम मित्रा पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया गया, दूसरा पीएम मित्रा पार्क कर्नाटका में स्थापित किया गया, और तीसरा अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू पे, ठीक है, केंद्र सरकार के साथ। थर्ड मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, यानी पीएम मित्रा पार्क बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो कि लखनऊ और हरदोई में बनेगा, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ में था, ये तो मैं बता दिया आपको। 2026-27 तक पार्कों की स्थापना कर दी जाएगी, 7 पार्कों की। और वो कौन कौन से राज्य में की जाएगी, देखिए तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे दिखेगा तेलंगाना, और इधर दिखेगा कर्नाटका, इधर दिखेगा महाराष्ट्र, और इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हो गया है, इधर आपको तमिलनाडु में हो गया, कर्नाटक में हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया, और बाकी 4 अभी बाकी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आपकी अगली न्यूज़ है कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो गिरिराज सिंह हैं, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित जो गिरिराज सिंह हैं, इन्होंने संगठन से समृद्धि एक अभियान चला है, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो सीमांत ग्रामीण महिलाएं हैं, जो सीमांत ग्रामीण महिलाएं हैं उन, और उसमें से भी जो एलिजिबल है यानी कि पात्र हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जोड़ा जाएगा। और उनकी संख्या जैसे कि देखिए 2.35 करोड़ 2014 तक थी, लेकिन इस समय ये 9 करोड़ से भी ज़्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और वित्तीय समावेशन के तहत उनको शामिल करना है, ठीक है। ये इस अभियान का लक्ष्य है। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। इस बजट में इस बार इसका लक्ष्य रखा गया, तो इसका सही जवाब है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये देखिए, ये नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अगर इसमें सिकल सेल एनीमिया होता है तो ये सिकल का आकार ले लेते हैं, यानी हाशिए का आकार ले लेते हैं, ठीक है। फिर उनका आकार ऐसा हो जाता है, ओके। अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करूँ मैं, तो ये देखिए नॉर्मल बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। इसमें पाया जाता है सेल, और सेल्स में पाया जाता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में पाया जाता है जीन, और जीन में पाया जाता है डीएनए, ठीक है। तो जो जीन है इसी में डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, इसी में कुछ खराबी हो जाती है। तो उस खराबी के कारण इसमें म्यूटेशन होता है, बदलाव होता है, ठीक है। अगर वैसे एक और जानकारी दे दूं कि जो नॉर्मल आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स जो होते हैं नॉर्मल, वो 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में। लेकिन अगर इसमें जब म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, जब म्यूटेशन हो जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, तो वो 10 से 20 दिन ही जीवित रह पाता है हमारे बॉडी में, और उसके बाद ये मरने लगते हैं, जिससे हमारे बॉडी में खून की कमी यानी ब्लड की कमी होने लगती है, ठीक है। और जब ब्लड की कमी होती है तो आरबीसी की संख्या घटेगी, और आरबीसी की संख्या घटेगी तो आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, उसकी संख्या घटेगी, और हीमोग्लोबिन की संख्या घटेगी तो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरा पहुंचाता है, वही जो एक एनर्जी का काम करता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल जैसे गिरा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी अगर उसको संभाला नहीं गया तो, ठीक है। तो ये है सिकल सेल एनीमिया, और इसके कारण बहुत से जॉइंट पेन होंगे, ठीक है, बॉडी में हरारत होगी, थकावट होगी, ये सब कारण लक्षण देखे जाते हैं, ठीक है। तो 2047 तक इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है, और 2047 तक एक और लक्ष्य भारत ने रखा हुआ है, विकसित भारत बनने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है कि 19 अप्रैल को न्यूज है, 19 अप्रैल को 48 साल पूरे हो गए किसके, जो भारत ने पहला सेटेलाइट भेजा था आर्यभट्ट नाम से, और वो किसकी मदद से, रूस की मदद से भेजा था भारत ने। लेकिन ये सेटेलाइट को इसरो नहीं बनाया था, ठीक है, इसरो ने पूरा डिजाइन किया था, बनाया था, लेकिन रूस की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। और कौन सा था वो, आर्यभट्ट। उसको आज 19 तारीख को, सॉरी आज नहीं, 19 अप्रैल को 48 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आपका अगला न्यूज़ था कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, अधिसूचित किया है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल को। एनिमल बर्थ
कंट्रोल रूल 2023 को नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब इसके तहत जो आवारा कुत्ते हैं, कुत्तों की बात यहाँ पे ज़्यादा की गई है, ठीक है, कुत्ते हैं, उनके जन्म को लेके कुछ रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा, ठीक है। और ये पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत ये लागू होगा, ठीक है। आए दिन आप देखते हैं कि लोगों और कुत्तों या जानवरों के बीच में जो झड़प होती रहती है, जैसे ये देखिए कुत्ता काट रहा है यहाँ पे, यहाँ बच्ची को परेशान कर रहे हैं सब, ये देखिए आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। तो इस रूल के तहत जो कुत्ते हैं उनकी नसबंदी की जाएगी, ठीक है। उनको इंजेक्शन से लगाए जाएंगे ताकि वो किसी को काटे भी, अगर काट भी लें तो रैबिज ना हो, क्योंकि रैबिज का मामला बहुत ही तेज़ी से विश्व में बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा कुत्तों को काटने से ही बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुत्तों को काटने से ही रैबिज होता है। रैबिज जो है चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि की काटने से होता है, क्योंकि उनके लार में रैबिज नामक वायरस पाया जाता है। तो सर्वाधिक अगर 90% केसेज देखा जाए तो कुत्ते के काटने से ही होता है, इसलिए ये रूल लाया जा रहा है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न न्यूज है, जानकारी है कि द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो कर्च ब्रिज, कर्च नाम था उसका, कर्च ब्रिज एक्सप्लोजन, वहाँ पे बम का विस्फोट हुआ इसलिए चर्चा में था। तो कर्च ब्रिज का भी आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है अरुण थर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत और नेपाल के बीच बिजली संकट को दूर करेगा। तो सीधे प्रश्न में पूछा गया कि अरुण जो हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत प्रोजेक्ट है वो किसके किसके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी पूनम गुप्ता वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट ज्वाइन की हैं, ठीक है। तो ये करने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च करने वाली, ज्वाइन करने वाली, इस पद पे डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था पूनम गुप्ता से संबंधित, थोड़ा सा याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना को शुरू किया है? तो ये बिहार जो है वो जाति आधारित जनगणना को शुरू किया, क्योंकि अभी ये जनवरी में शुरू कर दिया था, अभी इसका सेकेंड फेज स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। 1881 में पहली बार देश में जनगणना हुई थी और 1881 से 1931 तक सभी जातियों की जनगणना होती थी, लेकिन 1931 के बाद से सिर्फ SC और ST की ही जनगणना हो रही थी, लेकिन अब बिहार सरकार पूरे जातियों की जनगणना कराएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच, ठीक है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच फ्रिंजेक्स 2023 का उद्घाटन हुआ। फ्रिंजेक्स यानी FR फ्रांस और IN से इंडिया, ठीक है, J से ज्वाइंट, EX से एक्सरसाइज, ठीक है, 2023। तो इसका उद्घाटन या ये किया गया है तिरुवनंतपुरम, केरल में, ओके। अगला प्रश्न है, ये देखिए, अगला प्रश्न है कि अभी पूछे अगर कि लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, और जो वहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान, वो अपने बर्थडे पे इस योजना को लॉन्च किया। इसके तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों, चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो वो है भारत ने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये देखिए PM लॉन्च बिग कैट्स अलायंस टू कीप इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन चेक, ओके। अभी एक और न्यूज आ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय जल की बात की जाती है, उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुई है, एक ट्रीटी हुई है जिसका नाम है UN हाई सीज ट्रीटी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री समझौता हुआ है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये समझौता क्यों हुआ है? क्योंकि अभी देखिए हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो ग्रह है, उस पर 70% पानी पाया जाता है, ठीक है, 70% पानी पाया जाता है। और यही 70% पानी जो विश्व की गर्मी होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उस हीट को 90% तक ये कवर करता है। और इसी 70% पानी में हम 8 मिलियन कचरा, गंदगी यानी प्लास्टिक, हम हर साल 8 मिलियन टन गंदगी इस समुद्र में डालते हैं, ठीक है। तो समुद्र को हेल्दी करने के लिए ये हाई सीज ट्रीटी किया गया है, ठीक है, हाई सीज ट्रीटी किया गया न्यूयॉर्क में, इसको आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। अभी देखिए मार्च 2023 में पारंपरिक, ये शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य, 2023 में पारंपरिक स्वास्थ्य पर पहला SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सम्मेलन एक्सपो का आयोजन किया गया। और ये कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है गुवाहाटी, ये गुवाहाटी में किया गया, ठीक है। अगर
ये देखिए सर्बानंद सोनोवाल असम के जो सर्बानंद सोनोवाल जी वहाँ पे गए थे, ठीक है, और SCO B2B का इन्होंने अनावरण किया है। अभी एक और न्यूज सामने आ रही थी कि बेलारूस में जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं एलेस बिलियात्स्की, ठीक है, इनका नाम एलेस बिलियात्स्की है, इनको 10 वर्ष का जेल हो गया है, ठीक है। ये नोबेल शांति पुरस्कार इनको 2022 का दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इनको 10 साल की जेल हो गई। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? बेलारूस से। ये हैं एलेस बेलियात्स्की, और इनके साथ 2 और संस्थाओं को ये शांति पुरस्कार दिया गया था। एक है मेमोरियल करके, ये आपको रूस की संस्था देखने को मिलेगी, मेमोरियल, और एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज करके, ठीक है, और ये है यूक्रेन की संस्था। आइए आगे चलते हैं। आपका अगला न्यूज है कि आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया? आज़ादी के बाद लगभग आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसको मेन रोड से नहीं जोड़ा गया है। तो ये अब पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ताली, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र। तो ये देखिए 75 सालों का इंतजार हुआ खत्म, अरुणाचल प्रदेश के इस जिले तक अब पहुंचेगी सड़क, ठीक है। अगली न्यूज है कि NTPC कमीशन, ठीक है, NTPC ने पर्यावरण के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इंडिया फर्स्ट ACC यानी कि एयर कूल्ड कंडेंसर लगाया है। कहाँ पे? कर्णपुरा प्लांट में। और ये कहाँ पे? झारखंड में आपको देखने को मिलेगा कर्णपुरा प्लांट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका अगला न्यूज है सिडबी द्वारा मिशन 50K का संबंध किससे है? सिडबी द्वारा शुरू मिशन 50K का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको बढ़ावा देने से संबंधित है मिशन 50K सिडबी का, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन ऑफर करेगा सिडबी, पेश की गई नई स्कीम। ओके, तो आइए सिडबी के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। एक रेगुलेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो लखनऊ में मिलेगा, ठीक है। सुब्रमण्यम इसके CEO है, CEO या MD या चेयरमैन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा निंगलू तट का संबंध किस देश से है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। निंगलू तट का संबंध ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए ये मैप में आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा आपको निंगलू तट, ठीक है। तो निंगलू तट पे अभी जो सूर्य ग्रहण देखा गया है, ठीक है, वो सिर्फ इधर ही देखा गया है, पूर्वी छोर पे, मतलब भारत के पूर्व तरफ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ये देखा गया। ये भारत में नहीं देखा गया, ठीक है। देखिए इंडिया टू मिस आउट ऑन रेयर निंगलू एक्लिप्स एक्यूरिंग 20 अप्रैल को ये हुआ था और इंडिया ने इसको मिस कर दिया था क्योंकि इधर से इसको नहीं देखा गया था। और सूर्य ग्रहण की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। और चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। ये छोटी सी बात जानकारी थी। अगला न्यूज है हाल ही में चर्चा में रहा गैलापागोस आइलैंड किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में गैलापागोस आइलैंड स्थित है। और ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पे एक न्यू कोरल रीफ की खोज की गई थी, ठीक है। और ये इक्वाडोर से संबंधित है गैलापागोस आइलैंड। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, मैप में देख लेते हैं। ये है साउथ कॉन्टिनेंट अमेरिका, ठीक है। अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है। और इसको हम जूम करेंगे तो ये इसका बड़ा मैप है और यहाँ पे इक्वाडोर आपको दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा गैलापागोस आइलैंड और ये है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम अपनाने की घोषणा की है? न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम होता क्या है? जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे रहा है, ठीक है, कोई वर्डिक्ट दे रहा है, तो किस साल दिया है, ठीक है, किस कोर्ट में दिया है, कहाँ पे दिया है, केस नंबर क्या है, इसका हवाला देकर जो लोअर कोर्ट है, जैसे SC को, हाई कोर्ट को तो लोअर कोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लोअर है तो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट की जो लोअर कोर्ट है, ये सब इस वर्डिक्ट का हवाला देके केस में दर्ज करा सकते। कहीं से इनको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये न्यूज़पेपर में ये था, पत्रिका में ये था, बल्कि एक रूल बुक बनाया जाएगा, उसी को न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिससे कि लोगों को वर्डिक्ट में आसानी होगी, जल्दी से जल्दी वर्डिक्ट दिया जा सकते हो। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो इसका सही जवाब है श्रीनगर से, ठीक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये रेस चलेगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
आपका अगला न्यूज है कि भारत में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई है? तो ये बेंगलुरु में हुई है। ठीक है, इंडिया होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC। ठीक है, बेंगलुरु में। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, इसी को कहते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक का। ठीक है, इसमें 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो 7 देख लीजिए। एक नेपाल, भूटान, म्यांमार है, इधर थाईलैंड आपको दिखेगा, बांग्लादेश दिखेगा, श्रीलंका दिखेगा। ठीक है, तो कोई मिस हो रहा है? हाँ, भारत। 7 देश हो गए। ठीक है, इसमें पाकिस्तान नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। थाईलैंड जो है ये 2023 की अध्यक्षता करेगा और 2022 की अध्यक्षता श्रीलंका ने किया था। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1997 में बैंकॉक यानी थाईलैंड में जो बैंकॉक है वहीं पे एक डिक्लेरेशन हुआ था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। आपका अगला न्यूज है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो 7वां इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने भोपाल में किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश, भोपाल में किया है। अगला न्यूज है, वर्ल्ड फर्स्ट जैसे विश्व का पहला 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसका नाम है बाहुबली। ठीक है, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? तो ये महाराष्ट्र में इंस्टॉल किया गया, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये एक अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तक आप देखे होंगे कहीं भी रोड के किनारे या तो प्लास्टिक, हैवी प्लास्टिक और स्टील के बैरियर देखने को मिलते हैं ऐसे, लेकिन अभी ये बम्बू का बैरियर यानी बांस का बैरियर बनाया गया है महाराष्ट्र में। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, अगर पूछे 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल विधि का सम्मेलन किया गया है। ठीक है, असम में स्थित कामाख्या मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब है अहोम राजवंश द्वारा असम में कामाख्या मंदिर बनवाया गया था। और यहीं पे कामाख्या मंदिर में ही अम्बुबाची मेला लगता है। और ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि असम के CM ने कामाख्या टेम्पल का जो कॉरिडोर है उसका फ्यूचर, मतलब कैसे फ्यूचर बनेगा, वो यहाँ पे शेयर किए थे वो, तो इसलिए चर्चा में था। ठीक है, यहाँ पे असम, ये अपना सुंदर भारत है। आगे चलते हैं। आपका अगला न्यूज है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो अभी जो मीटिंग होने वाली है SCO की, ठीक है, SCO की मीटिंग जो होने वाली है गोवा में मीटिंग जो होने वाली है मई में, तो वहाँ पे आने के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो बिलावल भुट्टो कहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। और इन्होंने जैसे अनाउंसमेंट किया वैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कुछ आतंकवादी संगठनों ने एक बम ब्लास्ट किया, मतलब एक व्हीकल था, आर्मी व्हीकल, उस पर बम ब्लास्ट किया और हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। तो ये बहुत ही दुख की बात है। फिलहाल आइए यहाँ पे चलते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन की बात करें तो इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और अगर भारत और चाइना के बीच में लाइन की बात करें तो एक लाइन है जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच लाइन की बात करें तो डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलेगी। सेवलॉन इंडिया ने हाल ही में किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला जल बजट पेश किया है? तो वो है केरल राज्य सरकार ने पहला जल बजट पेश किया है। ये है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। नेक्स्ट देखिए, ये जो लिम्नोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने कहा कि पानी की कमी नहीं है बल्कि उसके प्रबंधन करने का तरीका सही होना चाहिए। लिम्नोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो नदियों और झीलों का अध्ययन करता है उसे लिम्नोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, किस शिप पे आयोजित किया गया? तो INS विक्रांत पे किया गया। ये कि इंडिजीनियस यानी घरेलू निर्मित यानी स्वदेश निर्मित शिप है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, INS विक्रांत। चर्चा में रही हक्की पिक्की जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। और हक्की पिक्की जनजाति क्यों चर्चा में आई थी? क्योंकि अभी जो गृह युद्ध हो रहा है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे अफ्रीका में ये लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, इनको भारत सरकार निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। हक्की का मतलब होता है पक्षी और पिक्की का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे सूडान और साउथ सूडान के बीच गृह युद्ध हो रहा है, यहीं पर हक्की पिक्की जनजाति फंसी हुई है। आगे चलते, किस खिलाड़ी ने 2022 के BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है? तो यह है मीराबाई चानू और इनको ये खिताब मिला है। ठीक है,
अगर हम बात करें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार वाटर बॉडी सेंसस रिपोर्ट जारी किया गया है, पहली बार। और इसके तहत ये बताया गया है कि 24.24 लाख जल निकाय पूरे भारत में है, ठीक है, जिसमें पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जल निकाय है। सही है। इस गणना का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो इसके डेटाबेस तैयार करने से क्या होगा, इससे ये होगा कि जो जल निकाय है उसका आकार क्या है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, क्या उसमें खराबी हो रही, कितना प्रदूषित हुआ है, उसकी भंडारण क्षमता में कितनी कमी आई या कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये डेटाबेस में लिखा जाएगा, ठीक है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 4 जैव विविधता स्थल विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। 4 विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो बताना कि इसमें से वो कौन सा स्थल नहीं है। तो बलिडंगा है, अमखोई वुड फॉसिल पार्क ये भी है, नमथिंग पोखरी ये भी है, ठीक है। लेकिन नल्लूर इमली ग्रोव ये नहीं है, क्योंकि ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल था। ये कर्नाटक में है, ठीक है, ये कर्नाटक में है, ये बेंगलुरु में नहीं है। ओके, देखिए अगर पूछे देश में सबसे अधिक जैव विविधता विरासत पार्क वाला राज्य कौन सा हो गया, तो पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पे 8 हो गए हैं, 4 अभी ऐड हो गए, 4 पहले से थे, 8 हो गए हैं टोटल। पूरे भारत में पूछेगा तो 40 जैव विविधता विरासत स्थल हैं, ठीक है। और 18 अप्रैल जो विश्व विरासत दिवस मनाया गया उसी दिन इसका अनाउंसमेंट किया गया था। आगे चलते, भारत के नेतृत्व में क्वाड देशों के सदस्य के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। तो कहाँ हुई है, तो ये ऑप्शन में नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर टू मीट इन दिल्ली, दिल्ली में इन्होंने मीटिंग की है। और क्वाड की बात करें तो एक चतुर्भुज टाइप का एक आकृति है, और यहाँ पे भारत इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और यहाँ पे यूएसए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।